नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमेंद्र व्यास, सह आचार्य समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। एमए फाइनल के 7 पेपर के अंतर्गत पिछले समय अपन अंबेडकर साहब का जो सबाल्टर्न व्यूज था उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे और उन्होंने जो बातचीत की थी उनमें उनका अपन ने लास्ट जो पढ़ा था वो अंबेडकर का व्यक्तित्व तथा कर्तृत्व संक्षेप में बताया था मैंने। इनके जो प्रमुख मुद्दे थे वो भारतीय समाज के विभिन्न पक्ष जैसे अस्पृश्य, राज्य और अल्पसंख्यक, जाति व्यवस्था की समाप्ति, और फिर इनकी कुछ पुस्तकें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ पुस्तकों के बारे में बताऊंगा और मैंने उसकी सूची भी दे रखी है आपके उस टेक्स्ट में। तो सबसे पहले इन्होंने कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जीनिसस एंड डेवलपमेंट की पहली बुक थी इनकी, 1977 में इन्होंने उसका लिखा था। फिर इन्होंने लिखा था 1995 में, ये रीप्रिंट हुई थी, 1936 की बुक थी वो, रीप्रिंट 1995 में हुई थी, अनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और फिर इन्होंने 1946 में हु वर शूद्रास इन्होंने फिर ये लिखा था। फिर 1948 में द अनटचेबल्स, हु आर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स। फिर इन्होंने कुछ और इनके साथ जुड़े थे जिन लोगों ने भी इनके नाम से कुछ बुक्स लिखी थी, काफ़ी बुक्स है जो आप चाहें तो उसमें देख लें। अब दूसरे जो सबाल्टर्न्स के प्रमुख जो थिंकर रहे हैं उनमें से वैसे तो रणजीत गुहा भी इसके प्रमुख माने जाते हैं और हार्डिनेन इसके प्रमुख माने गए हैं। और जिस तरीके से इन्होंने सबाल्टर्न्स पर्सपेक्टिव के बारे में बातचीत की वो काफ़ी भारतीय सोसाइटी के लिए या इंडियन सोसाइटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई है। उसी को मैं आपको बताता हूं। जैसे हार्डिनेन जो थे प्रमुख रूप से, डेविड हार्डिनेन का जन्म 1947 में रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था। जिस समय हमारे देश का विभाजन हो रहा था तब आपका जन्म हुआ था। लंदन के लिसिटर विश्वविद्यालय के प्राच्य तथा अफ्रीकन केंद्र में उन्होंने अध्ययन कार्य किया। वारविक में न्यू कैसल विश्वविद्यालय तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी उन्होंने अध्ययन किया। 1980 में वे सूरत स्थित सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंसेज के फेलो रहे। वे सामाजिक विज्ञान संस्थान कलकत्ता में भी रहे हैं। वे एक विशद लेखक थे। उन्होंने ही अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य को विकसित किया था। अधीनस्थ समूह अध्ययन समूह के वे संस्थापक सदस्य थे। 1982 के बाद उनकी जो रचनाएं प्रकाशित हुई वे सब अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य की प्रस्तुतिकरण थी, जिसमें हार्डिनेन ने बताया 1980 में इन्होंने द क्विट इंडिया मूवमेंट इन गुजरात, 1917 से 1934 ये एक बीच था, उसमें 1981 में इन्होंने बुक लिखी थी पीजेंट नेशनलिस्ट ऑफ गुजरात, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। फिर उन्होंने 1987 में एक बुक लिखी थी द कमिंग ऑफ देवी, आदिवासी एस्ट्रेलियन इन वेस्टर्न इंडिया। इस प्रकार इन्होंने अपनी कुछ बुक्स हमारे सामने सबाल्टर्न व्यूज को लेकर हमारे सामने रखी थी। उसके बाद अपन जब बातचीत करते हैं कि किस प्रकार हार्डिनेन ने अपनी रचनाएं और किस प्रकार के कर्तृत्व सबाल्टर्न्स को लेकर हमारे सामने दिए हैं। उसके बाद इन्होंने और कुछ इनके लिटरेचर्स थे जिसमें प्रमुख रूप से पीजेंट रेसिस्टेंस इन इंडिया, सबाल्टर्न स्टडीज, 8th एसेज ऑफ ऑनर ऑफ रंजीत गुहा, और नेक्स्ट इनकी फीडिंग द बनिया,
peasant and users in Western India, 1996. गांधी इन हिज टाइम एंड आवर 2003 में इन्होंने हुआ था. हिस्टोरियंस फॉर द सबऑर्डिनेटेड 2006 में. इस प्रकार कुछ कृतित्व इनके थे. हार्डीमैन समाजशास्त्री संवेदन के इतिहासकार थे. सब अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य की रचना में उनका पूरा योगदान था. इतिहासकार के रूप में उनकी विशेषता आधुनिक भारत के संदर्भ में थी. 1960 के दशक में उन्होंने अपने आप को दक्षिण एशिया के इतिहास पर केंद्रित किया. इस दशक का आधा हिस्सा उन्होंने भारत में ही व्यतीत किया. उनकी रचनाएं अधिकांश दक्षिणी एशिया में उपनिवेशीय आधारों को समझने के लिए समर्पित थी. ग्रामीण समाज, विभिन्न स्तरों पर शक्ति संबंध, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राष्ट्र तथा पर्यावरणीय इतिहास के प्रसंग उनकी रचनाओं में शामिल थे. 1970 के दशक में वे इतिहासकारों के एक समूह के संपर्क में आए जो दक्षिण एशिया में अधीनस्थ समूह का अध्ययन कर रहे थे. ग्राम्स्कियन द्वारा प्रतिपादित शब्द सबाल्टर्न का अर्थ है अधीनस्थ समूह. इसका यह भी अर्थ है कि समाज में प्रभुत्वशाली तथा अधीनस्थ लोगों के बीच के संबंधों का अध्ययन. औद्योगिक समाजों की अपेक्षा विश्व के अन्य समाजों में इस प्रकार के संबंधों का अध्ययन यही हुए हैं. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का परीक्षण उन्होंने गांधी के प्रदेश गुजरात में किया था. गांधी के नेतृत्व तथा किसानी सक्रिय लोगों के बीच के संबंधों को उन्होंने जोड़ा अथवा विद्रोह का उन्होंने अध्ययन किया था. ग्रामीण समाज की शक्ति संरचना का उन्होंने अध्ययन किया. एक रूपी अधिकार और एक अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए परिणति को उन्होंने विद्रोह के रूप में देखा. आदिवासियों द्वारा शराब विक्रेताओं के विरुद्ध अपने आप के लिए जोर देने की प्रक्रिया का भी उन्होंने वर्णन किया. ब्रिटिश लोगों ने इन शराब विक्रेताओं को एकाधिकार दिया था. इन लोगों ने आदिवासियों की कीमत पर आपको समृद्ध बनाया था अपने आप. डेविड हार्डीमैन ने गांधी के भारत और विश्व की धरोहर पर भी पुस्तक लिखी. गांधी जी पर उनका गहन अध्ययन था. विशेष रूप से गांधी जी के समय की स्थिति तथा सामाजिक परिवेशों के लिए यह विशेष अध्ययन था. भारत में रहते हुए गांधी जी की धरोहर को आंकने के लिए बहुत से सामाजिक मुद्दों की चर्चा उन्होंने की थी. 1983 से 1989 के बीच भारत गुजरात में स्थित सेंटर फॉर सोशल स्टडीज में वे रहे. यहाँ पर उन्होंने शासकीय तथा गैर शासकीय विकास प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया. इस अवधि में उन्होंने इतिहास लिखा और विकास संबंधी कई शोध परियोजनाओं पर भी काम किया, जिसमें प्रमुख रूप से अधीनस्थ समूह का समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, दक्षिण गुजरात का देवी आंदोलन जिसको अपन आगे पढ़ेंगे, फीडिंग द बनिया. हार्डीमैन द्वारा अधीनस्थ समूह का परिप्रेक्ष्य लेखन के इस अंश में हम डेविड हार्डीमैन के इतिहास के योगदान की चर्चा करेंगे. अधीनस्थ समूह पर लिखने की प्रेरणा उन्होंने उस लेखक के वृंद से प्राप्त हुई जो अधीनस्थ समूह का लेखन कार्य कर रहे थे. यहाँ रणजीत गुहा द्वारा संचालित एक प्रोजेक्ट था. रणजीत गुहा भारत के आधिपत्य तथा अधीनस्थ समूह के बीच के संबंधों का अध्ययन करना चाहते थे. एक्स मार्क्सवादी इतिहासकार E.P. थॉम्सन से भी वे प्रभावित हुए. नैतिक अर्थव्यवस्था पर थॉम्सन ने शोध किया था. दक्षिण अमेरिका की इस गुलाम व्यवस्था पर यूजेन जेनोवस और एलिजाबेथ फॉक्स जेनोवस और की रचनाओं का प्रभाव भी उन पर पड़ा. इसके अतिरिक्त कार्ल मार्क्स, एल्टोनियो ग्राम्स्की, माइकल फूको और फियोरो बोर्दियो ने भी उन्हें प्रभावित किया था. पश्चिम बंग भारत के संदर्भ में D.D. कोसाम्बी, जेरस बानाजी व फ्रैंक परिलिन जैसे लोगों ने उनकी मूल रचना को प्रभावित किया था. अधीनस्थ समूह के परिवेश का परिप्रेक्ष्य, भारतीय समाज का अध्ययन अलग अलग परिप्रेक्ष्य से किया गया है. अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य उनमें से एक है. इन परिप्रेक्ष्य के प्रतिपादकों में से एक डेविड हार्डीमैन थे. द कमिंग ऑफ देवी में इसे स्पष्ट देखा जा सकता है. मूल रूप से पश्चिम भारत में यह एक आंदोलन था. पिछली शताब्दी से यह आंदोलन लगातार चलता रहा, पर इतिहासकारों ने इसे सीमांत पर पहुंचा दिया. आज जो भी अधीनस्थ समूह द्वारा परिप्रेक्ष्य हैं वह विस्तृत तथा सामान्य है. किसान आंदोलन के कई लोगों द्वारा किए गए अध्ययनों में एक विचार के अनुसार वे आदर्शात्मक अधिक थे.
रणजीत गुहा का मानना था कि अधीनस्थ समूह संबंधी जानकारी के स्रोत श्रेष्ठ जनों के माध्यम से अधिक प्राप्त हुए थे। 3 प्रकार की समस्याएं थी। अधीनस्थ समूह को न तो यथारूप में चिन्हित है और न ही परिभाषित किया गया था। दूसरा, यह परिप्रेक्ष्य बहुत पहले से स्थित था। तीसरा, शब्द मूल रूप से तुलनात्मक था। किसी न किसी संदर्भ में किसी न किसी की तुलना के साथ यह जुड़ा हुआ था। इस शब्द से प्रकट होता है कि हम निम्नता की बात कर रहे हैं। निम्न किससे? कोई न कोई ऊपर है जिसके समूह परिप्रेक्ष्य में यह तुलनात्मक महत्वपूर्ण थी। हार्डीमैन की रचनाएं इस दृष्टि से विचित्र चित्रण है। एक और समस्या थी कि अधीनस्थ समूह का तथा श्रेष्ठ जन के बीच अंतरों की एक सुनिश्चित परिभाषा नहीं थी। देवी आंदोलन पर हार्डीमैन का अध्ययन शोषित के स्थान पर शोषक की परिभाषा बदल सकता है। तो यहीं से हमारा दक्षिण गुजरात में देवी आंदोलन के बारे में अपन देखेंगे, जिससे स्पष्ट होगा कि जो सबाल्टन्स व्यूज है वो किस प्रकार के से स्पष्ट करने का प्रयास किया हार्डीमैन ने। डेविड हार्डीमैन के अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य की झलक उनके दक्षिण गुजरात पश्चिमी महाराष्ट्र के देवी आंदोलन के अध्ययन में देखी जा सकती है। 20वीं शताब्दी में आयोजित इस जन आंदोलन को देवी आंदोलन कहा गया था। ये शांतिपूर्ण आंदोलन था, विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था, बहुत से लोगों ने इसमें भाग लिया था और आदिवासियों में सामाजिक परिवर्तन इस आंदोलन पर केंद्रित था। इसका नेतृत्व भी आदिवासियों ने किया था। उन्होंने अनुभव किया कि सरकार, समाचार पत्रों, राष्ट्रवादी आंदोलन और विशेष रूप से इतिहासकारों ने इस आंदोलन का कोई संज्ञान नहीं लिया। आंदोलन पर कोई भी संपूर्ण विश्लेषण वाला मोनोग्राम भी नहीं था और ना ही महत्वपूर्ण गतिविधियों के दस्तावेज मौजूद हैं। गांधी और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अवश्य आदिवासियों के लिए उद्धार का कार्य किया था। आदिवासियों ने इस कार्य के लिए समाजवादियों ने भी कोई भूमिका नहीं निभाई। आयोजकों की भूमिका नगण्य रही। केवल समाजवादी कुछ कर रहे थे जो आदिवासी क्षेत्र के बाहर के लोग थे। इस आंदोलन में आदिवासियों के लिए न कोई प्रोत्साहन था, न कोई निर्णयात्मक आधार था और आदिवासियों में न कोई क्षमता थी जिसमें कोई निर्णय किया जा सके। सामान्य रूप से आदिवासियों के अस्तित्व को भी चुनौती दी गई थी। हार्डीमैन और अन्य अधीनस्थ समूह पर कार्यरत लोगों ने इसकी आलोचना की थी। इस परिप्रेक्ष्य का यही कथन उसकी आलोचना भी था, प्रतिरोध की कथा। कई व्यक्ति तथा समूह थे जिन्होंने आदिवासियों को मद्यपान के विरुद्ध चेतावनी दी थी। इसमें गांव के मुखिया तथा भजन मंडलियां भी सम्मिलित थी। लेकिन इस संबंध में उल्लेखनीय परिवर्तन देवी आंदोलन के माध्यम से ही आया था। हार्डीमैन की कमिंग ऑफ देवी पश्चिम भारत में साहूकारों द्वारा आदिवासियों के शोषण के संबंध में पुस्तक थी। 1921 में पालघर के मछुआरों ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। पालघर गुजरात के पश्चिमी भाग में स्थित है। देवी आंदोलन मात्र सुधार आंदोलन ही नहीं था, यह जमींदारों तथा पारसी शराब विक्रेताओं के विरुद्ध विद्रोह भी था जिन्होंने उन्हें इस अवस्था में पहुंचाया था। ये मान्यता बनी थी कि देवी पूरब के पहाड़ों से उतरी थी। उसकी मांग भोपाओं द्वारा मृत आत्माओं के आह्वान के माध्यम से सामने आई थी। भोपा अपने आदमियों के साथ लाल कपड़ा लेकर बैठता था और आत्मा के आने पर जोर जोर से सिर हिलाता था। तभी देवी की आज्ञाएं सुनाई देती थी। शराब और ताड़ी पीना बंद करो, मांस खाना बंद करो, साफ सुथरा और सादा जीवन जियो, स्वच्छता से रहो, आदमी को दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए, औरतों को दिन में 2 बार स्नान चाहिए, पारसियों से कोई संबंध नहीं रखे। एक लड़की जो इस कृत्य को करती थी उसको कुछ सिक्के या उपहार भेंट किए जाते थे। बाद में सभी लोग भंडारा एक साथ भोजन करते थे। सामूहिकता तथा देवी कृत्य ने आदिवासियों को व्यापक परिवर्तन पैदा किए। इससे उनकी राजनीतिक लामबंदी बढ़ी और फारसियत तथा भूमिपतियों के पंजों से मुक्ति मिली। इस शांत क्रांति से आदिवासियों को क्या मिला? हार्डीमैन का विचार था कि इससे आदिवासियों को संपूर्ण मुक्ति मिली। पारसियों से बचे तो वे स्वयं अपने ही श्रेष्ठ जनों के आधिपत्यों में आ गए। लेकिन इसका परिणाम यह भी हुआ कि बड़े किसान अपने शोषण के लिए आदिवासियों में पैर नहीं जमा सके। उनमें स्वाभिमान जागा और उन्होंने अपनी अवस्था को नियंत्रित भी किया। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ वे जुड़ गए जिसको ब्रिटिश सरकार ने अपने साथ संरक्षण दिया। आंदोलन के समाप्त होने के बाद भी आदिवासियों का उस पर व्यापक प्रभाव रहा। आंदोलन की याद में उन्होंने आत्मनिर्भरता तथा सामूहिक कल्याण की भावना का विस्तार किया। सामूहिक कल्याण उनका प्रधान शस्त्र बन गया।
कल अपन इसको नेक्स्ट पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इस तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।